गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर असेसमेंट। असेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी। हम हर चीज़ को एनालाइज करके फिर देखते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, एक टैक्स पेयर की एक टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। इसमें हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स असेसमेंट्स हैं। सबसे पहले है सेक्शन 59 के अंडर सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन 59 के अंडर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि एक टैक्स पेयर खुद ब खुद अपने आप को असेस करते हैं, अपने टैक्स को कितना टैक्स बन रहा है टाइम पीरियड का उसको खुद ब खुद असेस करते हैं। प्लस ये किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन सच असेसमेंट फाइल रिटर्न फॉर सच टैक्स पीरियड। अगर उसने रिटर्न भी फाइल करनी है तो उसी के बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल करेगा। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि वो खुद अपने अकाउंट्स को, अपनी टैक्स लायबिलिटी को असेस करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिटर्न्स फाइल करता है। फिर सेकंड हमारे पास है सेक्शन 60 प्रोविंशनल असेसमेंट। सेक्शन 60 प्रोविंशनल असेसमेंट। प्रोविंशनल असेसमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम पीरियड के लिए देखते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, हम फ्यूचर पे नहीं फोकस करते या पास्ट पे नहीं, हम जस्ट प्रेजेंट पे देखते हैं। इसमें वन टैक्सेबल पर्सन इज़ अनएबल टू डिटरमाइन, अगर टैक्सेबल पर्सन हमारे पास अपनी असेसमेंट करने में अनएबल है, वो किस किस चीज़ की वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स की क्या वैल्यू है, क्या सर्विसेज की वैल्यू है, या एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, अगर उसको टैक्स का रेट नहीं पता चल रहा कि कितना एप्लीकेबल है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोविंशनल असेसमेंट करते हैं कि एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि करंट रेट के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है टैक्स लाइबिलिटी, करंट रेट के अकॉर्डिंग कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, करंट गुड्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कितनी लाइबिलिटी बन रही है टैक्स लाइबिलिटी उस पर्सन की। ये सिर्फ हमारे पास बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ पे ही अलाउड होता है। प्रोविंशनल असेसमेंट सिर्फ बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ पे ही अलाउड होती है। थर्ड हमारे पास है सेक्शन 61। सेक्शन 61 स्टैंड करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स मतलब चेक करना, जो हमने रिटर्न्स फाइल किए सही की हैं या नहीं की। प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनाइज करेगा, चेक करेगा कि जो हमने रिटर्न्स फाइल की हैं, वेरीफाई करेगा वो करेक्ट है या नहीं है, जितनी अमाउंट की हमने रिटर्न फाइल की है उतनी बन रही है या उससे ज़्यादा बन रही है या उससे कम बन रही है, हम ज़्यादा उस चीज़ के लिए डिमांड करें। प्लस इसमें क्या होता है कि फाइल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इसमें ज़्यादातर हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड होती है, जो हमने खुद ब खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या किया है, असेस किया है कि हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी क्या हो रही है, बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ है सेक्शन 62। सेक्शन 62 हमारे पास किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, जिन्होंने अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल की, असेसमेंट उन लोगों की। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट असेस करते हैं, अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे देते हैं। ये वाला टॉपिक असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न प्लस असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ऑफ रिटर्न, ये दोनों हम किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे जो हमारे पास असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है वो किस पे बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स। पास्ट रिटर्न्स हमने किस बेसिस पे कितनी फाइल की हैं। सेकंड, इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, पुरानी इंफॉर्मेशन या कोई उनकी रिटर्न्स, उनकी टैक्स लायबिलिटीज़, सब इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे वो क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंसेप्ट है बेस्ड ऑन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कि प्रॉपर ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट देगा, अपना बेस्ट जो उसको लगेगा, जो उसको सही लगेगा, उस बेस पे उसको क्या करेगा, एक अपनी जजमेंट देगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स इसके हैं, मेन फीचर्स है बेस्ट जजमेंट के हमारे पास अंडर सेक्शन 62 में। इसमें क्या है, प्रॉपर ऑफिसर कैन गिव बेस्ट जजमेंट इफ रजिस्टर्ड और टैक्सेबल पर्सन डज नॉट फर्निश दी मंथली और क्वार्टरली और फाइनल रिटर्न। अगर वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा तो प्रॉपर ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। सेकंड क्या है कि बेस्ट जजमेंट क्या होनी चाहिए, विद इन 5 ईयर्स हो जानी चाहिए ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के 5 साल के बीच में वो क्या है कि अपने को लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जानी चाहिए। इफ वैलिड रिटर्न इज़ फर्निश्ड विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस, अगर वैलिड रिटर्न हमारे पास फर्निश हो गई है देन ऑर्डर डीम टू हैव बीन
विड्रॉ, तो हम उस ऑर्डर को क्या कर लेंगे, वो प्रॉपर ऑफिसर विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 15 लेट फीस अंडर सेक्शन 47 ऑल्सो एप्लीकेबल। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न में हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर, उसको भी हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल होगा वो अंडर सेक्शन 50 के। सेकेंड है लेट फी, अगर कोई हम लेट अमाउंट पे कर रहे हैं तो उस पर जो लेट फी लगेगी वो भी हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेबल होगी अंडर सेक्शन 47 पे। ये हमारे पास था बेस्ट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। फिफ्थ हमारे पास है सेक्शन 63। सेक्शन 63 में क्या है कि असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ऑफ रिटर्न, अनरजिस्टर्ड ऑफ रिटर्न, जो हमारी रिटर्न अभी भी अनरजिस्टर्ड है, हमने रजिस्टर नहीं करवाई, ये भी हमारी किस पे बेस्ड है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये भी प्रॉपर ऑफिसर की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे बेस्ड है। सबसे पहले क्या है कि व्हेन टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लायबल टू डू सो, अगर वो अपनी टैक्सेबल पर्सन फेल हो जाता है अपनी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि वो लाइबल है बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जहाँ हम कह सकते हैं कि whose रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कैंसल, उस पर्सन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है, बट हु वाज लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल था वो टैक्स पे करने की, बट उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। ये अगर दो केसेस हमारे पास अराइज होते हैं तो एक प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी, वो टैक्स लाइबिलिटी असेस करेगा कि कितनी बन रही है उस पर्सन की, टू बेस्ट ऑफिस जजमेंट, अपनी बेस्ट जजमेंट के उस रेलिवेंट पीरियड के अकॉर्डिंग सारा एनालाइज करके तो फिर वो क्या करेगा, असेस करेगा कि उस टैक्सेबल पर्सन की लाइबिलिटी कितनी बन रही है, उसको बता देगा। इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 years ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न्स, वो क्या करेगा कि उसको इशू करना पड़ेगा असेसमेंट ऑर्डर की इतने टाइम में, विद इन 5 years, मतलब असेसमेंट हो जानी चाहिए ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के पहले अंडर सेक्शन 44। नेक्स्ट है नोटिस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ GST containing the ground on which the assessment is proposed to be based on best judgment, नोटिस भी जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 50 एंड लेट फी होगी अंडर सेक्शन 47, वो भी उस पर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ये सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास किसके थे, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ऑफ रिटर्न्स, या हम कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्टर करवाने के लिए अगर उसने अप्लाई किया बट वो फेल हो गया ऑब्टेन करने के लिए बट लाइबल है, वो केस हो गया। सेकंड हमारे पास क्या कि उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल होगी, किसी रीज़न की वजह से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, तो प्रॉपर ऑफिसर हम क्या करेगा, टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेगा कि कितनी बन रही है अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद इन 5 years। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि असेसमेंट ऑर्डर होगा 5 years के बीच में, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेक्शन 64, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, इसमें समरी असेसमेंट होती है, मतलब ओवरऑल असेसमेंट होती है कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ सर्टन केसेस में। इसमें हम मेनली किस चीज़ के लिए हम समरी असेसमेंट करते हैं, डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, हमें इंटरेस्ट आ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसको बचाना, डिफेंड करना। असेसमेंट कांट बी मेड ऑन अजम्पशंस एंड प्रजम्पशंस, कभी भी असेसमेंट, समरी असेसमेंट कभी भी अजम्पशंस और प्रजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होगी, उसके लिए एक प्रॉपर एविडेंस होना ज़रूरी है कि इस पर्सन की इतनी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो रही है, बन रही है, उसके लिए एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि एक एविडेंस हो, एक प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो असेसमेंट की जाती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, हम जो असेसमेंट करते हैं मेनली वो किसके लिए करते हैं, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द डिले इन असेसमेंट विल एडवर्सली इफेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे एक रीज़न भी होना चाहिए कि अगर हम असेसमेंट करने में डिले करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट, उसका नुकसान हमारे इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू पे पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रायर सेंशन ऑफ एडिशनल एंड जॉइंट ऑफिसर इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमने कोई भी स्टेप उठाना है तो उससे पहले, असेसमेंट करने से पहले हमें एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर की परमिशन की, प्रायर सेंशन की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ़ इन केस ऑफ गुड्स
person chargeable with tax not ascertainable, then person in charge of goods shall be deemed to be such person. अगर हमें ये लग रहा है कि वो चार्जेबल नहीं है, सर्टन नहीं कर पा रहे, तो हम उसको मान लेंगे, डीम कर लेंगे, मान के चलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टैक्सेबल पर्सन में फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज. जब उसे ऑर्डर आ गया तो टैक्सेबल पर्सन को अब विद इन 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर. जब भी उसे ऑर्डर मिल गया तो उसको अपनी फ़ाइल क्या है, करनी पड़ेगी. नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें यही मेन पॉइंट था कि समरी असेसमेंट की ओवरऑल असेसमेंट करनी है हमने कुछ स्पेशल केसेस में, जहाँ पे हमारा मेन मकसद ही क्या है कि हमने डिफेंड करना है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. हमने क्या डिफेंड करना है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. ये हमारे पास मेनली ऑर्डर ऑफ समरी असेसमेंट हमारे पास कहाँ पे इशू होते हैं, फॉर्म GST ASMT 16. एंड हमने पर्सन में फाइल एंड एप्लीकेशन, जो पर्सन एप्लीकेशन फाइल करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, फॉर्म GST ASMT 17. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.